और नंबर 2 टेराटॉनिक मूवमेंट। उनका पहले कंसेप्ट आपको कल बताया था, आज जरा उससे आगे बल्कि ऑटोनॉमिक की सब टाइप जो टैक्टिक मूवमेंट है वो भी कल पढ़ लिया था, उसी को आज हम आगे लेके चलेंगे। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स की 3 टाइप्स कल आपको बताई थी। नंबर 1 टैक्टिक मूवमेंट्स, पैरेलल मूवमेंट्स और ग्रोथ मूवमेंट्स। टैक्टिक मूवमेंट वाला टॉपिक कल हमने डिस्कस कर लिया था, जिनको मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन या मूवमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट का नाम भी देते हैं, वो हमने कल पढ़ लिया था। आज टर्गर मूवमेंट्स। टर्गर मूवमेंट्स जैसे नाम से ही जाहिर है वो मूवमेंट्स हैं जिनमें टर्गर चेंजेस इन्वॉल्व, यानी ये मूवमेंट टर्गर बेस पे, टर्जिडिटी की बेस पे, टर्गर प्रेशर की बेस पे टेक प्लेस होंगे। इस वजह से इनका नाम टर्गर मूवमेंट रख दिया। ज्यादातर प्लांट के लीव्स या फ्लावर की पेटल, सेपल वगैरह में टर्गर चेंजेस की वजह से अपीयर होती हैं, या इवन बहुत सूरतों में प्लांट का कोई पार्ट, कोई ब्रांच वगैरह अपना पोस्चर चेंज करे टर्गर चेंजेस की वजह से, जिसमें मेन जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है वो टर्गर प्रेशर, तो उन मूवमेंट को हम टर्गर मूवमेंट्स का नाम देंगे। ये कल जैसे आप में से कोई वो सनफ्लावर के बारे में पूछ रहा था, तो वो टैक्टिक मूवमेंट नहीं है, वो इनकी टर्गर मूवमेंट्स में आ रहा है। लेकिन यहां पे अभी फिलहाल उसको भी हम डिस्कस नहीं कर रहे। टर्गर मूवमेंट वो मूवमेंट जो टर्जिडिटी में चेंज की वजह से, टर्गर प्रेशर में चेंज की वजह से अपीयर हों, उन मूवमेंट को हम कहते हैं टर्गर मूवमेंट। इन टर्गर मूवमेंट में आगे फिर 2 तरह की मूवमेंट्स आती हैं। एक जरा स्लो होती है, आहिस्ता आहिस्ता, और एक जरा स्पीडीली आती है। वो जो स्लो मूवमेंट है उनको स्लीप मूवमेंट्स का नाम भी देते हैं। और रैपिड मूवमेंट्स। स्लीप मूवमेंट जरा स्लो प्रोसेस, लेकिन यहां पर स्लीप का वर्ड पता क्यों यूज किया है? कि बहुत लोगों के जो व्यूज होते हैं कि प्लांट एट नाइट स्लीपिंग पोजीशन में होते हैं, तो बाद प्लांट के लीफ ना शाम के बाद ऐसे नीचे को झुक जाते हैं, तो बाद लोगों के ख्याल के मुताबिक ये स्लीपिंग पोजीशन में एट नाइट, इसलिए आज से उसका नाम स्लीप मूवमेंट। लेकिन बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं कि वो मूवमेंट जो स्लोली अपीयर होती है, आहिस्ता, उनको हम स्लीप मूवमेंट्स कहेंगे। और जो तेजी से हो जाती हैं, कुछ स्पीडीली हो जाती हैं, उनको रैपिड मूवमेंट। अब इनकी जरा एग्जांपल कि स्लीप मूवमेंट्स, ये लेग्यूम फैमिली जो प्लांट की है या कुछ और फैमिलीज हैं, कि इनमें ऐसा होता है कि शाम के बाद इनके लीव या लीफलेट नीचे को बेंड हो जाते हैं। क्यों बेंड होते हैं? कि इनके लीफ का जो बेसिक पार्ट होता है, पैटियोल, आपको बताया था लीफ की जो बेस होती है उसको पैटियोल कहते हैं। तो इनमें लीफ की बेस पे जो पैटियोल है, वहां पे एक स्वोलन पार्ट, जरा मोटा हिस्सा होता है, जैसे जरा गौर करना,
ये जो लीफ की बेस पे स्वोलन पार्ट होता है या मोटा हिस्सा होता है, इसको कहते हैं पल्वाइनस। बेटा जरा पहले ये कंसेप्ट समझाता हूं तो फिर आगे इनकी आसानी से समझ आएगी आपको। कि बहुत से प्लांट्स में ऐसा होता है, स्पेसिफिकली जिनमें ये टर्गर मूवमेंट हमने शो की है, कि इनमें जो लीफलेट या लीफ है उसका जो बेसल पार्ट होता है ब्रांच के साथ या स्टेम के साथ अटैच, वो जरा स्वोलन होता है, मोटा होता है, उसके अंदर स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं जिनमें वाटर अब्सॉर्ब है। वो जो पूरा पार्ट है इसको कहते हैं पल्वाइनस। इस पल्वाइनस वाले रीजन में जब तक सफिशिएंट वाटर मौजूद रहता है तब तक ये स्ट्रेट फॉर्म में या अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, जहां पे लीफ नॉर्मली होता है उस पोजीशन पे रहेगा। लेकिन शाम के बाद जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, लाइट गायब हो गई उन सभी के मिले जुले फैक्टर से, यहां से वाटर जो ब्रांच वाला पार्ट है या बैकवर्ड एरिया है उनमें मूव करके चला जाता है। जब यहां से वाटर मूव करके दूसरे एरिया की तरफ चला जाएगा तो ये जो पल्वाइनस वाले रीजन में स्पॉन्जी टिश्यू है ये टर्जिडिटी लूज कर देंगे। जब ये टर्जिडिटी लूज कर देगा, नॉन टर्जिड फॉर्म में आ जाएगा, यानी इस तरह लूज हो गया, तो ये जो लीफलेट है ये नीचे की तरफ झुक जाएगी, चूंकि यहां पे अब टर्जिडिटी नहीं रहेगी। मेरे ख्याल में अब समझ आ गई होगी, दोबारा सुन ले एक दफा कि नॉर्मली ये जो लीफ की बेस या लीफलेट की बेस होती है उसमें स्वोलन पार्ट होता है, शुरू में उसको पल्वाइनस कहते हैं। पल्वाइनस वाले रीजन में स्पॉन्जी टिश्यू होता है। उस स्पॉन्जी टिश्यू में वाटर जब तक मौजूद रहता है सफिशिएंट, सेल टर्जिडिटी की फॉर्म में रहेंगे, ये पार्ट स्वोलन रहेगा, लीफ या लीफलेट सीधे स्प्राउट फॉर्म में होंगे। जो ही इनमें वाटर कम होता है, जाता किधर है, वो मूव करके तो बैकवर्ड एरिया की तरफ आ जाता है। उसकी वजूहात काफी ज्यादा है, उस डिटेल में नहीं अभी मैं जा रहा। लाइट के साथ रिलेटेड है, ग्लूकोज के साथ रिलेटेड है, स्टार्च के साथ रिलेटेड काफी उसके अंदर इंटरनल प्रोसेस होते हैं कि जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट होता है तो जाहिर है कि ग्लूकोज फॉर्मेशन बंद हो गई, उस वजह से फिर टर्गर मेंटेन नहीं रहता, यानी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वेव नहीं रहता। उस वजह से जो एक्सेसिव वाटर है वो मूव करके आ जाता है बैकवर्ड एरिया की तरफ, जिस वजह से ये पल्वाइनस वाले रीजन का टर्गर ड्रॉप हो जाएगा, फ्लेक्सेड फॉर्म में आ जाएंगे। चूंकि पल्वाइनस वाले रीजन का टर्गर ड्रॉप हुआ तो ये रूप हो जाते हैं, नीचे की तरफ झुक जाते हैं लीफ या लीफलेट्स। तो हम कहते हैं कि ये स्लीपिंग पोजीशन में आ गए हैं, लीफ नीम के प्लांट स्लीपिंग पोजीशन में। लेकिन ये सडन नहीं होता, ये सनसेट के साथ आहिस्ता 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 ये प्रोसेस होता है, इसलिए ये स्लो मूवमेंट है, इनको रैपिड मूवमेंट में शामिल नहीं करेंगे। अब एक तरफ तो हुआ ये प्रोसेस, इसमें आफ्टर सनसेट आहिस्ता आहिस्ता पल्वाइनस वाले रीजन का टर्गर ड्रॉप होता है, तो उस वजह से लीफ या लीफलेट्स बेंड डाउन हो जाती हैं, पोजीशन चेंज हो गई, मूवमेंट अपीयर हो गई, ये टर्गर चेंजेस की वजह से अपीयर हुई। दूसरी तरफ रैपिड मूवमेंट, रैपिड मूवमेंट वो मूवमेंट है कि जो जरा स्पीडीली अपीयर हो जाए, आएगी उनमें भी टर्गर चेंज की, लेकिन वो टर्गर चेंज किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से इफेक्ट करने से जल्द टर्गर ड्रॉप हो जाता है, उसकी लीफलेट्स बेंड डाउन हो जाती हैं, जैसे टच मी नॉट, छुई मुई जिसको कहते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें कंपाउंड लीफ होते हैं, उनकी आगे लीफलेट है इस तरह है, जैसे ये शो की है, सपोज के इस तरह भी है, इसी तरह नीचे भी ऊपर भी।
इनमें भी जो बेसल पार्ट है लीफ का या लीफलेट का, वो जरा स्वोलन होता है, मोटा होता है, और उनमें स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं। जब तक उन स्पॉन्जी टिश्यू में वाटर मौजूद है, वो टर्जिडिटी की हालत में है, टर्गर प्रेशर सफिशिएंट है, तो उनके लीफ और लीफलेट नॉर्मल पोजीशन पे। लेकिन जो ही उनको इतनी फोर्स से हिलाया जाए, तो थोड़ा तेजी से हिलाएं, ये भी नहीं कि हाथ लगा के पीछे हटा लें तो वो रूप हो जाते हैं, नीचे हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। कि कम से कम इतनी फोर्स उन पे एक्सर्ट हो कि जो ये पल्वाइनस वाले रीजन के टर्गर को ड्रॉप कर दे, इफेक्ट कर दे, तो उनमें जो ही हिलते हैं, तो हिलने की वजह से ये स्पॉन्जी टिश्यू से वाटर पीछे आएगा। जो ही स्पॉन्जी टिश्यू से वाटर नीचे आएगा, तो ये किसी तरह उनकी लीफलेट्स, लीफ वगैरह नीचे को बेंड हो जाए, तो हम कहते हैं कि टच मी नॉट, यानी छुई हुई के पत्ते हाथ लगाने से मुरझा गए, और जाने से मुराद रूप हो गए, नीचे की तरफ बेंड हो गए। दोबारा सुने, कि टच मी नॉट है या इस तरह के कुछ और प्लांट है कि जिनको अगर एक पर्टिकुलर लिमिट तक मूव करवाया जाए, टच किया जाए, वाइब्रेट किया जाए, तो उनके पल्वाइनस वाले रीजन से टर्गर ड्रॉप हो जाता है, स्पॉन्जी टिश्यू वाटर लूज कर जाते हैं, वाटर बैकवर्ड एरिया में आ जाता है, तो वो बेंड हो जाए। लेकिन मूवमेंट अपीयर तो जल्दी होगी, ये तेजी से अपीयर हो जाती है, ये अपनी पोजीशन पे वापस तेजी से नहीं आ सकते। ये ऐसा नहीं है कि जो ही हम इसको छोड़े तो फौरन ये अपनी पोजीशन पे वापस, ऐसा नहीं होता। इनको दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस जाने के लिए 10 से 12 मिनट लगते हैं। वो क्यों? कि अब फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले मिनरल डिपॉजिट होंगे इस रीजन में, पल्वाइनस वाले रीजन में, उन मिनरल्स की वजह से ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होगा, फिर ये वाटर मूव करेगा उस तरफ, और दोबारा से फिर टर्जिडिटी की फॉर्म में आएंगे, तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चलेंगे। तो लिहाजा ये मूवमेंट चूंकि जल्दी अपीयर हो जाती है, मेन फर्स्ट जो टर्गर ड्रॉप हुआ वो जल्दी हो गया, इस वजह से इनको रैपिड मूवमेंट का नाम देते हैं। टच मी नॉट के पत्ते जो हाथ लगाने से मुरझा जाते हैं, वो रैपिड मूवमेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो लिहाजा रैपिड मूवमेंट जरा स्पीडीली अपीयर होती है, लेकिन फिर आपको बता दूं कि ये भी लीफलेट जो अपनी जगह पे वापस आएंगे, उसमें 10 से 12 मिनट लगते हैं, वो स्लो प्रोसेस है, वो सडन नहीं। अब ये तो हो गए टर्गर मूवमेंट, उसके बाद है ग्रोथ मूवमेंट्स। ग्रोथ मूवमेंट का नाम, जो ग्रोथ मूवमेंट है, नाम से क्या अपीयर हो रहा है, जैसे इधर टर्गर मूवमेंट नाम से ये अपीयर हो रहा था कि टर्गर चेंजेस आने की वजह से अपीयर। ग्रोथ मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स के जिसमें ग्रोथ रेट डिफरेंस की बेस पे मूवमेंट अपीयर। मूवमेंट ऐसी होती है कि दो प्लांट के पार्ट के अंदर कोई सेल्स के रीजन हैं, लेयर्स हैं, एक लेयर में सेल डिवीजन रेट ज्यादा है, दूसरी में कम है, तो जिस रीजन का ग्रोथ रेट ज्यादा होता है वो दूसरी को बेंड कर देता है। ये जरा इसकी ना एक एग्जांपल पहले आपको बायोलॉजी से हट के पहले समझाऊं, फिर आपको इसकी आसानी से समझ आएगी। अगर आपने टॉपिक पढ़ा हो बायोमेटालिक स्ट्रिप का, पता नहीं आपको याद हो या ना हो, ये जितने भी थर्मोस्टेट होते हैं ना, इस्त्री में थर्मोस्टेट लगा होता है, रेफ्रिजरेटर में, एसी में, तो ऑटोमेटिक कंट्रोल करते हैं हमको। तो इनके अंदर एक बायोमेटालिक स्ट्रिप, यानी दो मेटल पे मुश्तमिल, उन दो मेटल को मिला के भी एक स्ट्रिप बनाई जाती है, जिनका कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन डिफरेंस होता है। जैसे कि फर्ज करें कि ये एक स्ट्रिप है एक मेटल की, ये स्ट्रिप है दूसरी मेटल की, इसके साथ दोनों आपस में जुड़ी हुई है। ये जरा फिजिक्स का टॉपिक आपको समझा रहा हूं फिलहाल। ये जो इस्त्री वगैरह खुद ही ऑफ हो जाती है, गर्म होने से कैसे हो जाती है, यहां पे स्पोर्ट्स के वायर का कनेक्शन है, आगे जो कनेक्शन जा रहा है फिलामेंट को,
से आगे ये फिलामेंट। होता क्या है, क्यों ये कनेक्शन ऑफ हो जाता है कि दो डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन के मेटल्स को आपस में जुड़ा हुआ होता है। इसका एक का एक्सपेंशन ज्यादा होता है तो कम हीट अब्सॉर्ब करके ज्यादा एक्सपेंड करती है, एक का एक्सपेंशन कम होता है। अब इनमें से सपोज कीजिए जो मैंने ग्रीन शो की है ये ज्यादा एक्सपेंड करती है। जो ही इसमें हीट अप होना है, टेम्परेचर जब यहां पे इंक्रीज होगा और ये जो स्ट्रिप है नीचे वाली ये ज्यादा एक्सपेंड करेगी, इसकी लेंथ में इजाफा होगा, लेकिन ऊपर जुड़ी हुई है ऊपर वाली इसके साथ। अब तो इसको आगे नहीं जाने देगी इसे, तो फिर इसने अपनी लेंथ कैसे पूरी करनी है, तो ये आगे से कर्व हो जाएगी, मुड़ जाएगी ऐसे, यानी इस तरह। क्योंकि ये लोअर साइड वाली की लेंथ ज्यादा, कोई भी चीज कर्व होती है ना, जब दो चीजें एक दूसरे के ऊपर कर्व होंगी तो बाहर वाले की लेंथ ज्यादा होगी, अंदर वाले की कम होगी। ये एक जनरल सा प्रोसेस। कभी वो रेस के लिए दायरे लगाते हैं ना, तो सभी दायरों की क्या लेंथ एक जैसी होती है, अंदर वाला उससे बाहर वाला उससे बाहर वाला होंगे उसी तरह स्टॉपिंग पॉइंट पे पहले रखे हुए होते हैं। तो जितना चक्कर बढ़ता जाएगा डिस्टेंस उसका बढ़ता जाना, सेंटर से डिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा। यानी बताने का मकसद ये, जरा दोबारा गौर करें कि जब टेम्परेचर हाई होगा लोअर जो स्ट्रिप है ये ज्यादा एक्सपेंड करेगी, ऊपर वाली कम, लेकिन ये ऊपर वाली इसको आगे को नहीं यहाँ से जाने देगी, जुड़ी हुई है उसके साथ, तो फिर इसलिए आपकी लेंथ कैसे पूरी करनी है, कर्व हो जाएगी। उस कर्व हो जाने की वजह से कनेक्शन ऑफ हो जाएगा, यानी यहां से कनेक्शन ऑफ हो गया, पीछे से आ रहा है यहां से ऑफ हो गया। लेकिन दोबारा जब इसकी ठंडी होगी, अब इतनी ही जल्दी ये दोबारा कॉन्ट्रैक्ट भी करेगी, जब कॉन्ट्रैक्ट करके दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस आएगी तो कनेक्शन फिर ऑन हो जाएगा। यानी बताने का मकसद ये कि आप यहां पे देख रहे हैं कि जो लोअर साइड वाली मेटल है इसकी लेंथ में जब इजाफा ज्यादा होता है तो ये सीधी सीधी आगे नहीं बढ़ेगी, बल्कि अपनी लेंथ कैसे पूरी करेगी कि दूसरे को कर्व कर देगी, मोड़ देगी, कर्व करने से आ जाती है। कि जैसे वो रेलवे ट्रैक में भी आपने पढ़ा कि दो कॉर्डर जो है एंड टू एंड अगर अटैच कर दिए जाए, जब गर्मियों के मौसम में वो स्टैंड करेंगे तो एक दूसरे को प्रेशर डालेंगे, बेंड कर देंगे, उनमें किसी ना किसी तरीके से लेंथ तो पूरी करनी है। तो इसी तरह ये सिचुएशन को सामने रखते जरा देखना कि ग्रोथ मोमेंट से क्या मुराद है कि जब प्लांट के पॉट्स डिफरेंट सेलुलर लेयर में मुश्तमिल होते हैं, उनमें से बाज लेयर का ग्रोथ रेट ज्यादा यानी सेल डिवीजन स्पीडी होगी, बाज की कम। तो जिस एरिया के सेल डिवीजन स्पीडी है, ग्रोथ रेट ज्यादा है, वो दूसरे पार्ट को, दूसरी सरफेस को, दूसरे एरिया को बेंड कर देगा, कर्व कर देगा, टेढ़ा कर देगा। यानी ग्रोथ रेट डिफरेंस की बेस पे ये मूवमेंट अपीयर हो रही है। जैसे मैंने वो बताया, फर्स्ट है कि ये सेल्स ये दो लेयर, लोअर लेयर के सेल तेजी से ग्रो कर रहे हैं, अपर के कम, तो ये लोअर आगे तो जा नहीं सकते, इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये इसको कर्व कर देंगे। देखा नहीं कभी कि जब लीफ निकलता है तो कर्व हुआ होता है, जब फ्लावर खुलते हैं तो कर्व हुए हुए होते हैं, बहुत से इस तरह के और भी कर्वनेस होती है, बाज प्लांट के पार्ट में टेढ़ापन पाया जाता है। तो ये जो मूवमेंट होती है ये इस बेस पे होती है कि इनमें दो डिफरेंट लेयर ऑफ सेल्स का ग्रोथ रेट डिफरेंट होने की वजह से जिसका ग्रोथ रेट ज्यादा होता है वो दूसरे एरिया को कर्व कर देगा, बेंड कर देगा। अब किस तरह बेंड करेगा, कैसे बेंडिंग होगी, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, इससे बेंड करते हुए आगे इसकी कुछ टाइप्स हैं जिनमें एक्टिनोस्टिक मूवमेंट, हाइपोनोस्टिक,
म्यूटेशन या सर्कमम्यूटेशन। एपिनॉस्टी या एपिनॉस्टिक मूवमेंट, जरा गौर करना, समझने वाली बातें हैं ये भी। एपी का मतलब होता है अबव, नॉस्टिक मूवमेंट की टाइप के लिए यूज होता है वर्ड। वो ग्रोथ मूवमेंट जिसमें प्लांट के किसी भी पार्ट का अपर साइड का ग्रोथ रेट ज्यादा, जरा गौर करना कि अपर साइड का ग्रोथ रेट ज्यादा, अपर साइड का ग्रोथ रेट ज्यादा होने की वजह से मूवमेंट प्लांट की कर्व डाउनवर्ड होगी। कैसे कि जैसे फर्ज करें कि ये जो मेरे हाथ है दोनों, ये अपर साइड है दोनों हाथों की और ये लोअर साइड। फर्ज करेंगे ये हाथ पहले दोनों ऐसे मिले हुए हैं, बंद हैं, जैसे फ्लावर जब कली की हालत में होता है, बड की हालत में, या लीफ जब अभी निकला नहीं होता बड की फॉर्म में होता है, वैसे बंद ही होते हैं ना। ये जब बंद है कुछ देर के बाद हम देखते हैं फ्लावर या लीफ खुल जाता है ऐसे। ये क्यों खुल गया? कि असल में उसकी अपर साइड का ग्रोथ रेट जब ज्यादा होगा तो वो लोअर साइड को कर्व करता जाएगा, यहाँ के ताकि इस तरह कर्व डाउनवर्ड भी हो जाते हैं। तो ये जो लीव्स का खुलना या फ्लावर्स की पेटल सेपल्स का खुल जाना, ये बेसिकली एपिनॉस्टिक मूवमेंट की वजह से होता है। तो एपिनॉस्टिक मूवमेंट वो मूवमेंट है कि जिनमें फ्लावर के अपर साइड का ग्रोथ रेट या लीफ के अपर साइड का ग्रोथ रेट ज्यादा, लोअर साइड का कम होता है, और वो ज्यादा जो है वो कम वाले को बेंड करता जाता है और इस तरह वो फ्लावर या लीफ खुल जाता है। ऐसी मूवमेंट को कहते हैं एपिनॉस्टिक मूवमेंट कि जिनमें अपर साइड का ग्रोथ रेट हाई हो, लोअर साइड का कम, और इसके नतीजे के तौर पे ये फ्लावर या लीफ बड की फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में ओपन अप होते हैं, खुलते हैं। दूसरी तरफ हाइपोनॉस्टिक, हाइपो का मतलब है बिलो, कि अगर किसी भी प्लांट के पार्ट की लोअर साइड का ग्रोथ रेट ज्यादा और अपर साइड का कम है तो फिर फोल्डेड होगी। जैसा कि पहले भी आपको बताया कि सपोज कि जब ये फ्लावर या लीफ ऐसे बंद है, अब लोअर साइड का ग्रोथ रेट ज्यादा है तो ये फोल्ड हो रहा है। जो फ्लावर या लीफ फोल्डेड फॉर्म में है, वो फोल्डेड फॉर्म में इसी वजह से है कि लोअर साइड का ग्रोथ रेट ज्यादा और अपर का कम है। यानी फ्लावर का या लीफ का बड की फॉर्म में बंद रहना, ये किसकी वजह से है? हाइपोनॉस्टिक मूवमेंट की वजह से। तो ये याद रहे कि हाइपोनॉस्टिक मूवमेंट में ग्रोथ रेट लोअर साइड का कम होता है लेकिन मूवमेंट कर्व अपवर्ड होता है, मूवमेंट कर्व अपवर्ड। और एपिनॉस्टिक मूवमेंट में ग्रोथ रेट अपर साइड का ज्यादा होता है और प्लांट पार्ट कर्व डाउनवर्ड होता है। जैसे फ्लावर की पैटर्न पर आपने देखा ना, बहुत खुलने के बाद कर्व डाउनवर्ड हो जाता है। तो लिहाजा फिर दोबारा से सुने कि हाइपोनॉस्टिक मूवमेंट वो मूवमेंट है कि जिनमें लोअर साइड का ग्रोथ रेट ज्यादा होता है और कर्वनेस अपर साइड को आती है। इसकी वजह से जो फ्लावर और लीफ है बड की फॉर्म में बंद रहते हैं, क्लोज रहते हैं। और जब अपर साइड का ग्रोथ रेट ज्यादा हो जाता है, लोअर साइड का काम तो कर्व डाउनवर्ड प्लांट होते हैं, उसके नतीजे के तौर पे ये जो लीफ और फ्लावर है वो खुलते हैं। अब रही बात म्यूटेशन की। म्यूटेशन क्या है कि बास प्लांट के पार्ट आप देखते हैं, बेलें वगैरह, वाइन्स वगैरह, या ये जो दूसरे दरख्तों पे चढ़े हुए प्लांट होते हैं, कि इनमें पहले एक तरफ को प्लांट का स्टेम ग्रो करके जाता है, इस साइड का ग्रोथ रेट ज्यादा हो गया, फिर इस तरफ, फिर यहां से इस तरफ, इस तरह। जरा गौर करें कि जब ये इधर तक पहुंचा, ये इंटरनल फैक्टर की वजह से होती है चेंजेस। तो यहां पे ग्रोथ रेट इंक्रीज हो गया इधर का और इधर का कम हो गया, इस तरफ कर्व आ गया। यहां पे आके इस तरफ का ग्रोथ रेट ज्यादा हो गया, इस तरफ का कम हो गया, तब इस तरफ ये जो zigzag मैनर में, वेव लाइक मैनर में बास स्टेम की ग्रोथ होती है, ज्यादातर बेलें वगैरह जो कुछ होती हैं, तो इसको म्यूटेशन कहते हैं।
इस तरह, यानी जिगजैग मैनर में जो स्टेम ग्रो कर रहा होता है उसका जो ग्रोथ रेट है कि किसी पॉइंट में इस साइड का ग्रोथ रेट ज्यादा, इसका काम इधर यहाँ पे आके फिर इस साइड का ग्रोथ रेट ज्यादा होगा, इसका काम तो इस तरफ होगा। तो लिहाजा ये जो प्रोसेस है कि जिसमें स्टेम प्लांट का जिगजैग मैनर में, वेव लाइक मैनर में ग्रो करता है, ये भी ग्रोथ रेट डिफरेंस की बेस पे होता है, इसको म्यूटेशन कहते हैं। अब रही बात सर्कमम्यूटेशन। सर्कमम्यूटेशन से क्या होगा कि बाद आपने देखा होगा बेलें होती हैं वो किसी दूसरे स्टेम के गिर्द या किसी पाइप के गिर्द ऐसे घूमती जाती है, यानी इस तरह ये जो है ना वेव लाइक जमीन की सरफेस पे, तो वो लिपटती जाती है गिर्द। जैसे ये एक प्लांट है, इसके गिर्द कोई भी दूसरा प्लांट है इस तरह लिपटा हुआ, उसके गिर्द वाइंड अप होता था। इसमें क्या होता है कि जो सरफेस इनकी स्पोर्ट को टच कर रही होती है उस साइड का ग्रोथ रेट हमेशा कम और अपोजिट साइड का ज्यादा होता है, जिस वजह से वो उसको धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो इसको सर्कमम्यूटेशन का नाम देते हैं, यानी उन स्टेम की ग्रोथ जो किसी स्पोर्ट के गिर्द लिपट के तो अपवर्ड क्लाइंब अप करते हैं, इसको सर्कमम्यूटेशन कहते हैं। सर्कमम्यूटेशन ये प्लांट की डिफरेंट जो मूवमेंट थी ऑटोनॉमिक मूवमेंट। अभी ऑटोनॉमिक मूवमेंट का टॉपिक कंप्लीट हुआ है कि ऑटोनॉमिक मूवमेंट क्या है, उनकी आगे सब टाइप्स क्या है। अब इसमें से कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। अब ये नहीं कि किसी का नेट डिस्कनेक्ट हो गया तो चलें फिर से वो दोबारा